हेलो एवरीवन। तो कल हमने जियोमॉर्फोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का अगला चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसका अध्ययन करेंगे। अब जब ये चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो तो पहला डाउट तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि हम इसका अध्ययन करेंगे क्यों, हमें करना क्यों चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ोगे तो अगर तुम्हारे मन में ये क्लियर होगा डाउट कि हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारा माइंड बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। तो हम इसका अध्ययन करते क्यों हैं? पहली चीज़, हम ये जानना चाहते हैं कि जो भूकंप होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ना। तो भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर सुनामी कैसे आती है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिन वजह से हम इस अध्याय का अध्ययन करते हैं। अब इस पर आधारित कई अध्ययन हैं जिनमें कुछ पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित है और कुछ सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। पारंपरिक में क्या है? घनत्व, तापमान और दाब, यानी डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगला है जो मैंने बताया सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित अध्ययन। उसमें क्या है? भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। उसमें हम भूकंप शास्त्र में जो पढ़ाई करते हैं उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताते हैं। अब इसके बाद में हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने पहले बता दिया कि हम इस अध्याय को कैसे शुरू करेंगे, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों करना चाहिए हमें? पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान जैसे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति से यह स्पष्ट होता है कि सतह अस्थायी है, यानी फिक्स नहीं है, और परिवर्तनशील है, यानी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। भूसंचलन के कारण, भूसंचलन यानी पृथ्वी में जो चेंजेस होते हैं पृथ्वी की सतह पर जो चेंजेस होते हैं, तो भूसंचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर भूभौतिकी घटनाएं होती हैं। जैसे भूभौतिक घटनाएं क्या कौन कौन सी होती हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले अंतर्जात बल के कारण, अंतर्जात बल का मतलब होता है कि जो बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो रहा है, जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले अंतर्जात बल के कारण निर्मित स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के साथ भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्रिया और सुनामी जैसी भूभौतिकी घटना के अध्ययन के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। समझ गया हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए? अब इसके बाद जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें इसका अध्ययन करना क्यों चाहिए, उसके बाद हमें जानना है कि पृथ्वी के अंदर होता क्या क्या है ना। मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी। तो इसको मैं अपने नोट से समझाता हूँ तुम लोगों को। ये है पृथ्वी, ये जो दिख रही है हमें, ये पृथ्वी है, ठीक है। जब पृथ्वी के अंदर हमने गड्ढा खोदा, ये मान लो हमारा घर यहाँ पर है, हमने अपने घर के आंगन में यहाँ गड्ढा खोदना शुरू किया। तो जब हम गड्ढा खोदना शुरू करेंगे तो हम क्रस्ट तक रहेंगे सीमित, उससे और नीचे जाएंगे तो मेंटल में आ जाएंगे, उससे और नीचे आएंगे तो किस में आएंगे? कोर में आ जाएंगे। इसका नाम होता है
क्रस्ट, इसका नाम होता है मेंटल, इसका नाम होता है कोर। अब क्रस्ट जो होती है इसमें सियाल और एल्यूमिनियम के गुण अधिक पाए जाते हैं, मात्रा अधिक होती है इनकी, तो इसको हम सियाल भी कहते हैं। देखो ये लिखा है सियाल। अब जब हम और नीचे जाते हैं यानी मेंटल में, तो मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम के गुण ज़्यादा होते हैं, जिसको हम सीमा कहते हैं शॉर्ट में। उससे और नीचे जाते हैं तो यानी कोर में, तो क्या आता है, यहाँ पर निकिल और फेरम के गुण अधिक देखने को मिलते हैं, या फिर निकिल और फेरम अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो इसको हम निफे कहते हैं। तो सियाल ही क्रस्ट है, ठीक है। और सीमा क्या है, सीमा ही मेंटल है। क्रस्ट की स्पेलिंग गलत है। सियाल जो है वही क्रस्ट है, सीमा जो है वही मेंटल है, और निफे जो है वही कोर है। अब देखो उसके बाद में एक अवधारणा और आती है, स्थलमंडल, मध्यमंडल और केंद्रमंडल। ये क्या है, लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये क्या है। तो स्थलमंडल क्रस्ट जो ये दिख रही है क्रस्ट, ये दिख रही है क्रस्ट, तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के दो भाग हैं, यहाँ से हम इसको विभाजित कर देते हैं। तो जो नीचे वाला मेंटल है वो निचला मेंटल, जो ऊपर मेंटल है उसको ऊपरी मेंटल। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत, यानी जो ऊपरी मेंटल है उसकी भी ऊपरी परत को लेंगे हम। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। अब ये दुर्बल मंडल क्या है, यहाँ होता है दुर्बल मंडल, ये रहा, ये दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल क्या होता है, ऊपरी मेंटल के निचले परत को, ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत तो हमने ले ली, किस में ले ली, स्थलमंडल में। अब जो ऊपरी मेंटल का निचली परत बची, ऊपरी मेंटल की निचली परत, उसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं। अब ये बहुत पतली परत हो गई ना, तो इसीलिए हम इसको दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल के ऊपर ही जो क्रस्ट वाली प्लेट है वो विस्थापन करती रहती है इधर से उधर, कभी दो प्लेटें आपस में रगड़ रही हैं, मतलब प्लेटें ऊपर सरकती रहती हैं। किसके ऊपर सरकती हैं, दुर्बल मंडल के ऊपर। अब इसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या होता है, ये जो दिख रहा है मध्यमंडल, वो निचले मंडल को मध्यमंडल कहते हैं। क्योंकि देखो क्रस्ट और ऊपरी मंडल के ऊपरी परत को हमने क्या माना, स्थलमंडल, फिर ऊपरी मंडल के निचले परत को हमने क्या माना, दुर्बल मंडल। अब जो निचला मंडल बचा है उसको हम मध्यमंडल कहते हैं, और जो कोर बचा उसको हम केंद्र मंडल कहते हैं। क्लियर है, यानी कोर इज इक्वल टू केंद्र मंडल। मेंटल की जो निचली परत है, मेंटल की जो निचला भाग है उसको मध्यमंडल कहते हैं। मेंटल का जो ऊपरी मेंटल है और उसकी निचली परत जो है, क्योंकि उसकी ऊपरी परत तो हमने स्थलमंडल में ले ली, तो उसकी जो निचली परत है उसको हम किस में लेंगे, दुर्बल मंडल में, वो दुर्बल मंडल होती है। क्लियर हो गया, आगे समझते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि ये दुर्बल मंडल है, ये है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, बताया। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर, बीच में कोई एक पॉइंट आता होगा जहाँ से ये एक दूसरे को अलग करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत तत्व। वह बिंदु, अशांत तत्व क्या होता है, वह बिंदु जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करता है, अशांत तत्व कहलाता है। अब देख लो इसको देख लो ध्यान से।
हाँ भाई, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। क्रस्ट में मैंने बताया था एक ऊपरी क्रस्ट है और एक निचला क्रस्ट है, एक ऊपरी मेंटल है और एक निचला मेंटल है, एक बाहरी कोर है और एक आंतरिक कोर है। इन सब के बीच में एक बाउंड्री आ रही है, एक ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है, एक ये है, ये है, ये है, ये सारी बाउंड्री आ रही हैं। तो इसी को ही हम असांतत्य कहते हैं। वह बिंदु, वो लिखा, वह बिंदु जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करता है असांतत्य कहलाता है। जैसे क्रस्ट जो है, इसके ऊपरी और निचले भाग को जो असांतत्य अलग करता है उसको कोनोरॉड कहते हैं। ये पेपर में आता है, इसको हम कोनोरॉड कहते हैं। फिर क्रस्ट और मेंटल को जो पॉइंट अलग करता है उसको हम मोहो कहते हैं। फिर ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से जो अलग करता है उसको हम रिपिति कहते हैं। अब मेंटल और कोर को जो पॉइंट अलग करता है उसको हम गुटेनबर्ग कहते हैं। फिर बाहरी कोर और आंतरिक कोर को जो पॉइंट अलग करता है उसको हम लेहमन कहते हैं। और इन शॉर्ट में ऐसे याद करता हूँ, कोमोरे जिले। तुम भाई अपनी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन मुझको यही याद है। हाँ भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस फोटो को देखते जाओ और मैं जो डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो कोनोरॉड असांतत्य के बारे में पहले मैं बताता हूँ, फिर जब मैं ऐसी डेफिनेशन बताऊँगा तो तुम भी जो डेफिनेशन है इन असांतत्यों की बनाने में सामर्थ्य होगे या बना सकोगे। तो कोनोरॉड असांतत्य क्या होता है? कोनोरॉड असांतत्य क्रस्ट की ऊपरी परत को निचली परत से अलग करता है। खत्म। उसके बाद आता है मोहो असांतत्य। मोहो असांतत्य क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। उसके बाद में रिपिति आता है। रिपिति यह मेंटल के ऊपरी भाग को निचले भाग से अलग करता है। उसके बाद में गुटेनबर्ग आ जाता है। यह मेंटल को कोर से अलग करता है। गुटेनबर्ग किससे अलग कर रहा है? मेंटल को कोर से अलग कर रहा है। फिर आता है लेहमन। ये रहा लेहमन। ये बाहरी परत को, कोर की बाहरी परत को कोर की आंतरिक परत से अलग करता है। कितना इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें डेफिनेशंस में। आगे पढ़ते हैं हम। अब जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन हम एक तो पारंपरिक वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं और दूसरा हम सूक्ष्म वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं, जिसमें भूकंप आया था, भूकंप शास्त्र। पारंपरिक में क्या क्या आया था? घनत्व, तापमान और दाब। तो सबसे पहले हम घनत्व पढ़ लेते हैं। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये है, हाँ आगे सुनो। घनत्व पर आधारित अध्ययन। पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, यानी मानव उसको देख नहीं सकता। इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अब तक उपलब्ध अधिकांश जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों से या फिर अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। मतलब डायरेक्टली हम उसमें गए नहीं है गड्ढा खोद के, हमने ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदा है बस। एक रशिया में और एक हमने जो अफ्रीका में एक सोने की खदान है, उसमें खोद खोद के कम से कम 11 किलोमीटर का गड्ढा खोद दिया सोने के लिए, तो है ना। तो हम डायरेक्टली नहीं गए हैं इतनी गहराई में, लेकिन हम उसको जानते कैसे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को? तुम कुछ इनडायरेक्टली जो हमें जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण जो हमें मिल रहे हैं, उन्हीं से हमने ये जानकारियाँ एकत्रित की हैं। आगे सुनो। और सर्वप्रथम पारंपरिक भौतिक विधि के अंतर्गत घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा
पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर और क्रस्ट के औसत घनत्व के आकलन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका घनत्व जो है वो पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक है, ऐसा हमें पता लगा। सतह से अंदर की परतों में जाने पर सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए। मतलब पृथ्वी के हम अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे हमें दिख रहा है कि घनत्व में बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे दो तर्क दिए गए या दो मत दिए गए, जिसमें प्रथम मत के अनुसार भूगर्भ के रासायनिक संगठन और संरचना एक समान होने के कारण सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होने के साथ, जब जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जैसे जैसे तुम पृथ्वी के अंदर जाते हो दाब बढ़ता है। तो दाब में वृद्धि होने के साथ आयतन में कमी के कारण, जब दाब में वृद्धि होगी तो आयतन में कमी आती है। जैसे इंजेक्शन में हवा भरी होती है, तो जब हम उसमें एक तरफ से हम उसको उसकी नोब जो होती है उसको बंद कर दें और उस इंजेक्शन को हम दबाएं तो उसके अंदर जो हवा होती है कंप्रेस हो जाती है, आयतन कम हो जाता है। जब हम दाब लगाते हैं आयतन घट जाता है। तो इनका यही कहना है कि जब दाब में वृद्धि होने के साथ आयतन में कमी के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। समझ गए? इनका कहना है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दाब बढ़ता है, दाब के बढ़ने से आयतन में कमी आ जाती है और घनत्व बढ़ जाता है। आगे सुनो। वहीं द्वितीय मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग के रासायनिक संगठन एवं संरचना में अंतर के कारण सतह से अंदर की ओर जाने पर तत्वों के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय गुण, उल्कापिंडों की रासायनिक संगठन और संरचना में असमानता और पृथ्वी की दृढ़ता की तुलना इस बात से करते हुए द्वितीय मत के समर्थन में साक्ष्य दिए गए। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संगठन और संरचना से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, सियाल यानी क्रस्ट यानी सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो रासायनिक संगठन में चेंजेस आएंगे क्योंकि हम नीचे जब आएंगे तो सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा और नीचे आएगा तो निकल और फेरम मिलेगा। सबका घनत्व डेंसिटी अलग है, रासायनिक संगठन अलग है, संरचना अलग है, तो इससे निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। इस तथ्य के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल, सीमा और निफे से निर्मित परतों में सीमांकित किया गया। क्लियर है? तो ये था घनत्व पर आधारित अध्ययन। इसके बाद हम पढ़ेंगे तापमान पर आधारित अध्ययन। इसमें क्या हुआ? तो तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में जाने पर, ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के 100 मीटर की गहराई में हम गए तो 100 मीटर की गहराई में जाने पर लगभग 2 से 3 डिग्री की दर से तापमान में वृद्धि होती है। यानी इनका कहना है कि पृथ्वी में तुम 100 मीटर गहराई में जाओगे तो 2 से 3 लगभग मोरलेस 2 से लेके 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है।
ऐसी स्थिति में लगभग 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है जिससे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। रह सकता है क्या? इनका ये कहना है कि 100 मीटर नीचे जाने पर पृथ्वी में हम अगर 100 मीटर गड्ढा खोदते हैं तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इनका कहना है जब हम 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान 90 किलोमीटर का गड्ढा खो देते हैं तब तापमान इतना अधिक होता है, 90 किलोमीटर की गहराई में हम जब जाएंगे तो तापमान इतना अधिक होता है कि उस तापमान पर कोई भी जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता। तो ये तुम्हारा तापमान पर आधारित अध्ययन था। इनका कहना है कि यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं तो लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ हैं वो होंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में हो ही नहीं सकते। अब दाब पर आधारित अध्ययन। तो दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार किसी भी पदार्थ के गलनांक या क्वथनांक का दाब से सीधा संबंध होता है। यानी दाब जितना अधिक होगा गलनांक उतना ही अधिक होगा, दाब जितना अधिक होगा उतना ही क्वथनांक अधिक होगा। इसीलिए सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब में वृद्धि के साथ पदार्थ के गलनांक या क्वथनांक में वृद्धि होने पर अधिक तापमान पर भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। इनका ये कहना है कि जो गलनांक होता है या किसी पदार्थ का गलना जो होता है, एक पॉइंट होता है जिस पे पदार्थ कोई गल जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होने लगता है, तो उसको हम गलनांक कहते हैं। ऐसे ही क्वथनांक होता है। तो जो गलनांक और क्वथनांक है उनका सीधा संबंध होता है किससे? दाब से। दाब में वृद्धि होगी तो गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होगी। तो ये कह रहे हैं जब हम नीचे जा रहे हैं तो दाब में वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम बढ़ रहे हैं आंतरिक भाग की ओर दाब में वृद्धि हो रही है। दाब में वृद्धि होने से गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि हो रही है। तो इनका ये कहना है जब दाब में वृद्धि होने से गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि हो रही है तो अंदर जाने पर भी कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। अब ये कह रहे थे नहीं रह सकता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, आगे बताऊंगा। इस प्रकार दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी ठोस पदार्थ से निर्मित एक दृढ़ पिंड के समान है। अब निष्कर्ष क्या निकला इससे? निष्कर्ष सुन लो। जब घनत्व, तापमान और दाब पर अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भौतिक अवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, तब सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। और जो वैज्ञानिक अध्ययन है भूकंप शास्त्र के आधार पर वो हम कल पढ़ेंगे।